students. I am Nikun Dudat from Tapon Group of School, and today we are going to take up chapter number 14, that is source of energy. Previous lectures में आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि what is source of energy और उसके बारे में जो भी कुछ इंट्रोडक्शन है वो भी आपने थोड़ी सी उसकी हिंट ले ली होगी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे ही उसका नाम है कि जो भी चीज में से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे हमें सन में से एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। विंड में से एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं विंड एनर्जी। फिर जो भी बायोमास है उसमें से हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं हम बायोमास एनर्जी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। तो कितने टाइप के सोर्सेस है और किस किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी के कौन से टाइप्स है, सोर्सेज के कौन से टाइप्स है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमें इस चैप्टर में देखनी है। दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर आवर चैप्टर नंबर 14। द फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सेकंड इज टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, थर्ड इज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फोर्थ वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So we have to first take the definition of the source, that what is called the source or source of energy. So definition of the source of energy is anything that provides us energy is called as source of energy. Anything from any which of means if we get the energy then that is called as source of energy. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल एंड जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें मिलती है सन में से, विंड एनर्जी मिलती है हमें बाय द विंड मिल्स थ्रू द विंड, हाइडल एनर्जी हमें मिलती है वाटर से, वाटर को हम डैम्स के थ्रू स्टोर करके रखते हैं और उसको टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करके हमें एनर्जी मिलती है, बायोफ्यूल्स जो कि हमें मिलती है बायोमास से, और लास्ट वन है जियोथर्मल एनर्जी जो कि हमें अर्थ की जो हीट है, इंटरनल हीट, उसका यूज करके हम एनर्जी गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। There are two types of resources. First one is the renewable source of energy and second one is the non-renewable source of energy. Uh, Renewable source of energy, the energy which we get again and again is called as renewable source of energy. So we can say that this is the unlimited source of energy, and by using its one times of using it we can get immediately after using of this type of energy. तो रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी क्या है वो हम बाद में भी हम देखेंगे। एंड सेकंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल उसके अपोजिट है, the energy which we cannot gain after one time of using of it, it takes millions of years to produce। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, उसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको एक बार यूज करने के बाद विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो हमें फिर से यूज करने के लिए नहीं मिलती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि पहले हमने देखा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्सेज दैट कैन बी रीयूज एंड डू नॉट एग्जॉस्ट, ये हम अगेन एंड अगेन बार बार यूज कर सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे कि एयर है, वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी हम एक बार यूज कर लेते हैं तो बाद में हमें फिर से वो वापस मिलती है, तो वो कभी खत्म नहीं होगी और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो फिर से हमें मिल जाती है यूज करने के लिए। सो इसीलिए उसका नाम है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Now second part is non-renewable source of energy. The sources that get exhausted over a period of time when their judicious use is not carried out. If we are using this type of source of energy, then we cannot get it back within a short period of time. जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर फ्यूल्स, अगर हमने एक बार इसको यूज कर लिया तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हमें वापस नहीं मिलेगा। फॉसिल फ्यूल क्या है, वो किस तरह से बनता है, वो उसका बेसिक नॉलेज आपको होगा कि जो पेड़ है, पौधे, एनिमल्स है, वो जब
सॉइल के अंदर बरीड होते हैं, तो उस सॉइल का प्रेशर और अंदर की जो हीट है, टेम्परेचर, वो बहुत ही ज्यादा होने के बावजूद उसको बनने में बहुत साल लगते हैं। तो एक बार हमने इसको यूज कर लिया तो वो वापस हमें फिर से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो मिलने वाला है नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Now, what is fuels? Anything that provides us energy is called fuel. कोई भी चीज जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसको हम बोलेंगे फ्यूल। फॉर ह्यूमन बीइंग, हाउ वी कैन गेट द एनर्जी? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जिससे हम जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे लिए फ्यूल क्या है? हमारा फूड। फ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोल है वो सॉलिड में आएगा, ऑयल है वो लिक्विड में आएगा, एंड थर्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी जो भी है वो। तो सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल है कोल, जिसको जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड होता है। लिक्विड फ्यूल में केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे की सारी चीजें आएगी लिक्विड फ्यूल में। गैस फ्यूल, तो उसका एग्जांपल है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता है? एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर के फॉर्म में हमारे घर पे आता है। जो नेचुरल गैस है वो येलो पाइपलाइंस के थ्रू गुजरात गवर्नमेंट है वो एवरी होम गुजरात के उसमें प्रोवाइड करते हैं नेचुरल गैस। सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो सारे की सारी फ्यूल से वो आते हैं गैसियस फ्यूल में। अब तक हमने ये तो जान लिया कि फ्यूल क्या है, कितने टाइप के फ्यूल है, लेकिन आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसा कोई फ्यूल है जो आइडियल हो, जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको यूज कर सके? तो कोई भी आइडियल फ्यूल है उसके लिए कौन कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी चीप। वो कैसा होना चाहिए? वो चीप होना चाहिए और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी इजीली स्टोर। उसका स्टोर जो है वो हम इजीली कर सकते होने चाहिए। और सेकंड पार्ट, उसको ए प्लेस से बी प्लेस में हम इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते होने चाहिए, तभी वो हमारे लिए आइडियल फ्यूल में कंसीडर होगा। थर्ड है, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हम शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं, कि 1 ग्राम जो भी कोई फ्यूल है उसको बर्न करने के बाद हमें कितनी एनर्जी मिलती है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मान लो दो हमारे पास फ्यूल है, एक फ्यूल को बर्न करने के बाद हमें उसमें से 1000 जूल एनर्जी मिलती है, और दूसरे फ्यूल को बर्न करने के बाद सेम अमाउंट फ्यूल को बर्न करने के बाद हमें उसमें से 50,000 जूल एनर्जी मिलती है। तो हम क्या प्रीफर करेंगे? जिसमें से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती हो और फ्यूल कम यूज होता हो। फोर्थ पॉइंट है, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इसको बोलेंगे जहां से वो बर्न होना स्टार्ट होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ना कि बहुत कम, ना कि बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तो जैसे ही उसको स्पार्क मिलेगा फटाक से वो बर्न हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए आइडियल फ्यूल में नहीं आता है। और कोल ले लो, वुड ले लो, उसको बर्न करने के लिए बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, तो वो भी आइडियल फ्यूल में नहीं आता है। तो इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर वो बर्न होना चाहिए। और फिफ्थ है, इट शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू। आप कोल को बर्न करो तो बाद में ऐश बचती है, लेकिन नेचुरल गैस या जो भी एलपीजी है उसको बर्न करने के बाद रेसिड्यू जो एक्सट्रैक्ट है, ऐश, वो नहीं बचती है। तो हम कोल की जगह आजकल यूज कर रहे हैं घर पे एलपीजी और सीएनजी का, तो इसीलिए वो हमारे लिए आज आइडियल फ्यूल है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी फ्यूल में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्यूल। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ये चैप्टर को जितना ज्यादा हो सके आप रिवाइज करिए।
और कोई भी क्वेश्चन है तो हमें पर्सनली पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।